अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जीन क्लोनिंग का रोल पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में जीन क्लोनिंग का क्या क्या रोल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है कि जीन क्लोनिंग का सबसे पहला रोल तो ये है कि हमने क्या करना है, प्लांट की जो जीनोटाइप है उसके अंदर हमने चेंजिंग्स कर देनी होती हैं। यानी कि हमने जीन क्लोनिंग के थ्रू क्या करना है, हमने कोई ऐसा जीन ऐड करवा देना है, या हमने जो प्लांट में पहले से पड़ा हुआ जीन है उसको हमने इनएक्टिव करवा देना है किसी भी तरीके से, जिससे क्या है कि प्लांट को फ़ायदा हो। ठीक है, प्लांट के फ़ायदे के लिए हमने ये काम करने होते हैं। तो अब इसके अंदर दो तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं, एक है जीन एडिशन और एक है जीन सब्ट्रैक्शन। जीन एडिशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक या एक से ज़्यादा जीन को ऐड करवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मतलब कि उसमें ऐसे फीचर्स आ जाते हैं जो उसके अंदर पहले से नहीं थे और जो उसके लिए ज़रूरी हैं। और जीन सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि प्लांट के भले के लिए ही हम क्या करेंगे, प्लांट्स के अंदर कोई पहले से ऐसी कोई जीन्स पड़ी हुई हैं जो उसको नहीं चाहिए या जिसको अभी मतलब काम नहीं करना चाहिए, तो उसको हम इनएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, उसको हम इनएक्टिव करवा देंगे। तो पहले हम इसके अंदर जीन एडिशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। जीन एडिशन के अंदर क्या होता है कि हमने क्या करना है, एक या एक से ज़्यादा जीन को हमने ऐड करवा देना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने क्या करना है, प्लांट्स के अंदर हमने मतलब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने जो नए प्लांट्स बनाने हैं ना, वो हमने ऐसे बनाने हैं जो अपनी इंसेक्टिसाइड्स खुद बना सकें। ठीक है, जब उनके ऊपर इंसेक्ट्स आके अटैक करें तो वो अपनी इंसेक्टिसाइड खुद बना दें, ताकि उनके ऊपर हमें बाहर से कोई इंसेक्टिसाइड्स ना डालनी पड़े। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर एग्जांपल आती है। पहले हम देख लेते हैं इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत क्यों होती है। जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स को हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं सबसे बेचारे होते हैं, कि मतलब कि उनको जो है हर एक ने खाना होता है। जैसे प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, ह्यूमन यूज़ करते हैं, फिर उसके अलावा बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, सब कुछ। लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो हम कहते हैं कि वो जो है प्लांट्स की जो है वो इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि मतलब उसकी जो मतलब पूरी फसल तबाह कर देते हैं, अक्सर इस तरह से होता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर इंसेक्टिसाइड यूज़ की जाती हैं। जो कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड्स यानी कि जो हम नॉर्मली इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, अब उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक तो ये कि वो स्पेसिफिक नहीं होती, मतलब अगर कोई एक इंसेक्ट है, ठीक है, उसको तो किल करेंगे करेंगे, लेकिन उसके साथ जो 5-6 और पड़े हुए हैं जो बेचारे एक बेगुनाह हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, उनको भी ये किल कर देंगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये प्लांट को खुद को भी नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, प्लांट को भी नुकसान पहुंचाएंगी। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जो ह्यूमन बाद में खाएंगे तो उस उनके अंदर भी वो चली जाएंगी, उनको भी नुकसान पहुंचाएंगी। फिर उसके अलावा मतलब ये कि ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होती हैं, तो फिर पोल्यूशन कॉज करेंगे, मतलब इनके बहुत सारे मसले होते हैं। तो ठीक है, अब हमने इसलिए हमने क्या करना होता है, हमने ऐसे प्लांट्स बनाने हैं जो कि अपनी इंसेक्टिसाइड खुद ही बना लें, ताकि हमें ये जो इंसेक्टिसाइड्स है हमें यूज़ करने ही ना पड़े। तो इसके अंदर पहले हम देख लेते हैं कि आइडियल इंसेक्टिसाइड्स में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। पहली चीज़ ये कि अगर हम क्या करें, अगर हम मतलब जो आइडियल इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको होना क्या चाहिए कि जिस इंसेक्ट के खिलाफ हम उसको भेज रहे हैं वो सिर्फ उसी इंसेक्ट को किल करे। ठीक है, और फ़ौरन किल कर दे। ये नहीं कि उसका असर थोड़ा कम है तो उसने किल नहीं किया, या थोड़ा मार दिया या आधा मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पूरा किल कर दे। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि सिलेक्टिव होनी चाहिए टॉक्सिसिटी, उसी इंसेक्ट को किल करे, इर्द गिर्द वालों को कुछ ना कहे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए ताकि ये पोल्यूशन कॉज ना करे। फिर ये इंसेक्टिसाइड इस तरह से हम अप्लाई कर सकें कि ये सिर्फ प्लांट्स के जो ऊपर ऊपर वाले हिस्से हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर ना मतलब अपना फ़ायदा दे, ये पूरे प्लांट को कवर करे, पूरे प्लांट को जो है ये बचाए। ठीक है, इंसेक्ट के अटैक से। फिर उसके अलावा मतलब ये क्या है, ये फीचर्स हैं इसके। ठीक है, तो जो आइडियल इंसेक्टिसाइड है जो हमें बहुत अच्छी है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, लेकिन उसके करीब करीब जो हैं हम कह सकते हैं कि डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स है। डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स क्या हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, और ये कौन प्रोड्यूस करता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, ये एक बैक्टीरियम है, सॉइल बैक्टीरियम है, तो ये इसको बनाता है। अब हमने देखना कि हमने इससे किस तरह से प्लांट को बचाना है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं, अच्छा जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स को नहीं खाते, वो बैक्टीरिया को भी खाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है उनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं प्लांट से जो इंसेक्ट्स हैं उनसे खुद को बचाने के लिए। तो अब करते क्या है बैक्टीरिया, अब हम ये देखेंगे कि ये उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये वाले क्या, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इनके इनके अंदर एक ये होता है कि जो स्पोरुलेशन के दौरान ये क्या बनाते हैं, ये क्रिस्टलाइन बॉडीज़ बनाते हैं। ठीक है, जिनके अंदर क्या होती हैं, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। तो डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स कहाँ बनती हैं, ये इनके अंदर बनती हैं बैसिलस थुरिनजेनेसिस के अंदर। स्पोरुलेशन के दौरान इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडीज़ बनती हैं, उनके अंदर ये प्रोटीन बनती है जिसको हम डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन है ये जब एक्टिवेटेड होती है तो ये
जो इंसेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, और जो हम कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स हैं उनसे 80,000 टाइम्स ज़्यादा टॉक्सिक हैं, ठीक है। और ये सिलेक्टिव भी है और टॉक्सिक भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हम देख लें कि आइडियल इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उनका हमें जो मतलब फीचर्स हमने पढ़े हैं वो इसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा ये बायोडिग्रेडेबल भी होती हैं, और उसके अलावा इसके अंदर ये कि जो ये वाला जो फीचर है कि ये पूरे प्लांट को भी प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं हम ये किस तरह से करती हैं। जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स होती हैं जब ये बैक्टीरियम के अंदर है ना तो ये इनएक्टिव होती है, ठीक है। ये बैक्टीरियम के अंदर क्या है, ये इनएक्टिव प्रोटीन है। जब ये जाती है इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, प्रोटीएसिस होता है, ठीक है। प्रोटीनेज डाइजेशन से क्या होता है कि ये क्या होता है, इससे फिर आगे इस प्रोटीन के शॉर्टर वर्जन जो बनते हैं उनकी टॉक्सिक एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं ये जो एक्टिव टॉक्सिन है जब इसके अंदर प्रोटीएसिस हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये क्या करती हैं, ये जाके जो इंसेक्ट की गट है उसके साथ जाके लग जाएंगी, ठीक है। वहाँ जाके ये जो एपिथेलियम है उसको डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसेक्ट जो है कुछ खा नहीं सकेगा। जब वो कुछ खा नहीं सकेगा तो वैसे ही भूख से मर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसने इंसेक्ट को क्या करवा देना, किल करवा देना। तो ये क्या थी, डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स, ठीक है, जो किस में बन रही थी, बैसिलस थुरिनजेनेसिस में बन रही थी, और इस तरह से उन्होंने प्लांट को बचा लिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्लोनिंग डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स जीन्स इन मैज। अच्छा, अब इसके अंदर ये एक ऐसा क्रॉप प्लांट है जिसके अंदर कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड्स यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा पेस्ट जो है हम कह सकते हैं कि बहुत तंग करता है, वो है यूरोपियन कॉर्न बोरर। इसने क्या करना होता है, इसने जो लीव्स है ना उनकी जो मतलब लीव्स की सरफेसिस पे, अंडर सरफेसिस पे क्या है, उसने अंडे दे देने हैं, ठीक है। और वहाँ से फिर उसने टनल सी बना लेनी होती है, ठीक है, उसके अंदर। तो ये क्या करते हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स का तो फिर इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो अब इसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने ये यहाँ पर सॉरी ये सी नहीं है, ये डेल्टा है, ठीक है, ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन है। तो अब ये क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने 1993 में क्या किया, Cry1AB को यूज़ किया। Cry1AB क्या है, Cry1AB इसी की एक फॉर्म है, ठीक है, इसी का एक मतलब इसी की एक आगे टाइप है Cry1B, ठीक है। तो उसने इस वर्जन को एंटीटॉक्सिन के इस वर्जन को यूज़ किया इस काम के लिए। अभी जो Cry1B है ना, ये प्रोटीन जो है इसके 11-15 अमाइनो एसिड्स होते हैं। लेंथ में देखें तो 11-15 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं ये 11-15 अमाइनो एसिड्स हैं। अब इनमें से जो है ना तकरीबन लगा लें 29 से लेकर 607 तक सिर्फ उनकी टॉक्सिक एक्टिविटी होती है। मतलब हमारे काम के जो हैं वो इतने हैं, ये बाकी हमारे काम के नहीं हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ये पूरी नेचुरल जीन लेने की बजाय हमने क्या करना है, हमने एक आर्टिफिशियल जीन बनानी है जिसमें हम शुरू से लेकर 648 तक कोडॉन्स रख लेते हैं, ठीक है। तकरीबन 648 कोडॉन्स तक रख लेते हैं, जिससे फिर ये है कि ये इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह से ये आर्टिफिशियल जीन बना लेनी है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 to 1155 में, तो हमने आर्टिफिशियल जीन में क्या है 1 से 648, ठीक है। अब ये जो आर्टिफिशियल जीन है ये वेक्टर के थ्रू जो है फिर हम इसको भेज देंगे किसके अंदर, क्या कहते हैं, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो किस तरह से भेजेंगे हम ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसको वेक्टर के साथ लाइगेट कर दिया गया है, साथ में प्रोमोटर है, और ये पॉलीएडेनाइलेशन सिग्नल है, ठीक है। पॉलीएडेनाइलेशन सिग्नल क्या करता है, सीक्वेंस क्या करता है, ये ना क्या कहते हैं उसको, आरएनए की क्लीवेज करवाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको बाद हमने क्या है कि इसके एम्ब्रियोज के अंदर हमने इसको भेज देना है बाय बम्बार्डमेंट विद डीएनए कोडेड माइक्रो प्रोजेक्टाइल। अच्छा, ये जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स हैं इनके थ्रू जो होती है, यहाँ हम कह सकते हैं बायोलिस्टिक के थ्रू क्या कहते हैं ये होती है, ठीक है। हम इसको उसके अंदर भेज देते हैं। बायोलिस्टिक क्या होता है, हाई स्पीड पार्टिकल बम्बार्डमेंट हम करवाते हैं, सही है। तो उसके थ्रू हम इसको प्लांट में भेज देंगे। अब ये जो एम्ब्रियोज जो हैं जब प्लांट्स में बनेंगे तो अब इसके अंदर क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं यानी जिसके अंदर अब ये दूसरी जीन्स हैं उनको हम पीसीआर के अंदर देख लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक मतलब हमने सिंपल इसके अंदर यही कहा कि इस तरह से जब हम ये जीन को करवा देते हैं तो उसकी वजह से फिर हमें वो मतलब कि फ़ायदा क्या होता है, अभी वो हम आगे रिजल्ट्स में देखते हैं। दैन हम ये देखते हैं कि अच्छा इसका ना एक इसमें एक पोजिशनल इफेक्ट है, एक नई चीज़ है इसके अंदर पोजिशनल इफेक्ट। इसके अंदर क्या है कि क्या कहते हैं, एक तो इसकी जो मतलब इसका जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट होता है। मतलब कि वो किस तरह से होता है, मतलब अगर वो यहाँ पे लगी हुई है ना, ठीक है, तो फिर उसका अगर है हाईली एक्सप्रेस्ड है, तो वही अगर किसी दूसरी पॉइंट ए पे है तो वो पुअरली एक्सप्रेस्ड है। तो मतलब ये है कि इसलिए प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, जहाँ पर जाके लग रही है तो उस हिसाब से इसका जो है एक्सप्रेशन होगा, सही है। फिर उसके बाद अच्छा, अब इसका अगर हम रिज़ल्ट देखें, रिज़ल्ट क्या निकला जब हमने ये सब किया, तो उसकी वजह से हमने देखा
कि अब हमने जो जो ट्रांसफॉर्म्ड और नॉर्मल प्लांट्स हैं, ट्रांसफॉर्म प्लांट जिनके अंदर वो जीन हमने डाल दी, और नॉर्मल प्लांट्स जो नॉर्मल प्लांट्स हैं जिनमें कुछ भी नहीं है, अब हमने उसके ऊपर ये जो इंसेक्ट है, जो भी पेस्ट है, हमने उसका लार्वा हमने भेज दिया, ठीक है। और फिर हमने उसको 6 हफ्ते तक उसको रख दिया। अब हमने ये देखा कि अब हमने इसके अंदर डैमेज किस तरह का देखना है। एक तो हमने ये देखना है कि उसका जो लीफ है उस पर क्या क्या कहते हैं असर आ रहा है। दूसरी चीज़ हमने देखनी है जो टनल है उनकी लेंथ हमने इसके अंदर देखनी है कि वो कितनी बन रही है, सही है। तो अब दोनों तरीकों कह रही हूँ, दोनों केसेस में क्या था कि दोनों काम जो हैं वो बेहतर हमने देखे थे किसके अंदर, ट्रांसफॉर्म प्लांट में। एक तो ये कि वो उसको भी इफेक्ट ही कर रहा था, दूसरी चीज़ ये टनल भी इतनी ज़्यादा गहरी नहीं बना रहा था। तो इसको स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो लार्वल टनल है ये कितनी होगी थी, पहले थी 40.7 सेंटीमीटर तक थी, ठीक है। अब कितनी होगी 6.3 सेंटीमीटर। तो हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क आया इंजीनियर प्लांट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से फिर वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। तो ये था हमने जो अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट, अच्छा इसको मैं साथ ही एक दफ़ा थोड़ा सा बता देती हूँ कि सिंपली इसके अंदर हमने क्या है, क्राइवन ए बी को यूज़ किया, जिसमें हमने पहले एक आर्टिफिशियल जीव बनाया जिसके अंदर 648 कोडॉन्स हैं, सही है। फिर उसके बाद हमने उसको प्लांट के अंदर भेज दिया माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स के थ्रू, ठीक है, वेक्टर के थ्रू। अच्छा वेक्टर के साथ लग के जाना है, ऐसे अकेले कुली नहीं जाएगी, वेक्टर के साथ। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने पोजिशनल इफेक्ट का एक पॉइंट बताया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसका रिजल्ट क्या देखा कि उससे फ़र्क पड़ रहा था। एक तो उसको डैमेज भी नहीं, मतलब प्लांट डैमेज भी नहीं हो रहा था, दूसरी चीज़ ये कि टनल जो थी उसकी भी लेंथ कम हो गई थी। तो नेक्स्ट उसके बाद क्लोनिंग आर डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन्स इन क्लोरोप्लास्ट। अच्छा अब ये जो पहले वाले ये तो हमने पढ़ लिए, तो उसके अंदर अब ये कहा गया, मतलब एक ऑब्जेक्शन ये दिया गया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो क्लोन जीन्स हैं ये यहाँ से एस्केप कर जाए, अगर वो जो प्लांट है इंजीनियर प्लांट है उसमें से एस्केप कर जाए, ठीक है, और वो जाके वीट के अंदर जाके चला जाए, वहाँ पे जाके बनने लग जाए, तो भी हो सकता है। अब बायोलॉजिकली देखा जाए तो ये एक मतलब कि कह सकते हैं कि हम ये बात पॉसिबल नहीं लगती है कि इस तरह से हो के वो निकल के वहाँ पर चला जाए, ट्रांसफ़र मतलब जीन इस तरह से वहाँ पर चला जाए। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो फिर भी अगर हम कह दें कि फिर भी कि हम इस तरह का कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है तो उससे बचने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हम ये करते हैं कि जो क्लोन जीन है उसको हम न्यूक्लियस में नहीं, हम क्लोरोप्लास्ट में रखते हैं, ठीक है। हमने क्लोन जीन को पहले हम न्यूक्लियस में रख रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में रख रहे हैं। ये ज़्यादा मैंने सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। वैसे जो मेन चीज़ें वो मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो बजाय इसके कि हम बिल्कुल एक एक लाइन करें, तो उसमें अभी मैंने काफ़ी सारी चीज़ इसको मतलब थोड़ा कम किया है। किसी को अगर इसमें से किसी जो इसमें जो स्टेप्स हैं, सॉरी जो पॉइंट्स हैं, उसमें से अगर किसी को डिटेल चाहिए हो तो वो अलग से बता दे। वैसे मैंने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अच्छा अब इसके अंदर क्या है कि अच्छा इसको हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर अब हमने रख देना, न्यूक्लियस की बजाय हमने पहले हम न्यूक्लियस में कर रहे थे, अब हमने क्लोरोप्लास्ट में उसको प्लेस कर देना है, ठीक है। तो अब फिर क्या होगा कि फिर जो पॉलन के थ्रू जो है वो उसका निकलने का चांस ही नहीं रहेगा। पहले उन्होंने कहा था कि पॉलन के थ्रू वो निकल जाएगा, तो अब तो पॉलन के थ्रू निकलने का चांस ही नहीं रहेगा क्योंकि पॉलन के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब जब हमने ये कर लिया ना, यानी कि अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, फिर उसकी वजह से क्या रिज़ल्ट निकला कि 5 दिन हमने उसको रख के देखा, जो जीएम प्लांट्स हैं उसके ऊपर फिर हमने वो जो था मतलब जो पेस्ट वगैरह है जो भी अब यहाँ पर हैं, कॉटन बॉलवर्म और बीट आर्मी वॉर्म लार्वी, ठीक है। तो ये जब हमने इन जीएम प्लांट्स पे देखे तो देखा कि वो डेड हो चुके हुए थे, ठीक है, 5 दिनों के अंदर अंदर वो डेड हो गए थे। और उसके अलावा जो लीव्स हैं प्लांट्स के उनको भी मतलब कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं आया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, यानी कि उनके अंदर रेजिस्टेंस होती है, सही है। तो अच्छा उसके बाद क्या है कि अच्छा अब ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये जो लीफ टिश्यूज़ हैं वहाँ पर, मतलब कि अब ये लीफ टिश्यूज़ पे तो टॉक्सिन्स हैं, अब ये इन्होंने प्लांट को उस तरह से अफेक्ट नहीं किया, यानी कि ये नहीं कि दूसरे इंसेक्टिसाइड्स की तरह इन्होंने प्लांट को भी ख़राब कर दिया सारा, ऐसा नहीं है। इन्होंने प्लांट को उस तरह से अफेक्ट नहीं किया, बस ये बारी बारी से सारा काम ख़त्म कर दिया इन्होंने, सही है। अच्छा अब इस एक्सपेरिमेंट को बाकी चीज़ों कॉटन वगैरह के अंदर भी करने की कोशिश की, दूसरी यूज़फुल क्रॉप्स वगैरह के अंदर भी करने की कोशिश की, लेकिन उसमें मसला क्या आया था कि उसको वो नहीं कर सके क्योंकि जो उनके अंदर जो क्या कहते हैं, उनके अंदर डिफ़िकल्टी क्या आ रही थी, क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या कहते हैं उस वो करने में मुश्किल आ रही थी, इस वजह से जो है फिर उसके अंदर ये नहीं कर सके।
ठीक है। तो ये था हमारा क्या था क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पहली चीज़ हमें बस इसके अंदर 2 पॉइंट याद रखने, एक तो ये कि क्लोरोप्लास्ट में करने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या थी कि हमने क्लोरोप्लास्ट में किया तो फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ। एक तो ये कि उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, प्लांट को भी कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचा, ठीक है, और फिर बाकी प्लांट्स के अंदर हम इसको नहीं कर सके, टोबैको के अंदर हमने किया था। फिर उसके बाद काउंटरिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंस टू डेल्टा एंडोटॉक्सिन। अच्छा, अब ये पहले वाली सारी बातें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर ये एक पॉइंट आया कि इस तरह भी तो हो सकता है कि वो जो प्लांट्स हैं वो उनके जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस कॉज हो जाए। जाहिर सी बात है, उनको एक तरह की एक ही अगर हम दे जा रहे हैं एक टॉक्सिन, उसको अगर हम दे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उससे खुद को रेजिस्टेंट भी तो कर सकता है, रेजिस्टेंस भी तो कॉज हो सकती है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसी स्ट्रेटजीज हम देखते हैं कि जिसकी वजह से फिर वो क्या है कि वो रेजिस्टेंस को हम ओवरकम कर सकें, ठीक है। तो पहली हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा हम जीन्स उसके अंदर डेवलप करवा देंगे। जिस तरह अगर किसी प्लांट के अंदर क्राई 1 करवा रहे हो तो हम साथ क्राई 2 भी भेज देते हैं कि जो इंसेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके साथ रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसके साथ रेजिस्टेंस कॉज कर लेगा, ठीक है, इसके साथ किस तरह करेगा, एक वक्त में एक से ही करेगा। लेकिन फिर ये होता है कि ये भी जो है बात फेल हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से जो मील मौत लार्वे होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्रेव 1A जो है इनसे भी रेजिस्टेंस कॉज कर लेते हैं, ठीक है, इनके अंदर मतलब कि रेजिस्टेंस आ जाती है। उसके अलावा ये क्राई 2 टॉक्सिन से भी मतलब रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये बात तो गलती होगी ना कि इस तरह करने से जो है उनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम दोनों जीन्स भी कर दें तो अक्सर ऐसा होता है कि वो दोनों से भी रेजिस्टेंस कॉज कर लेते हैं। फिर जो दूसरी चीज़ थी इसके अंदर वो ये थी कि हमने क्या करना है, हमने सिर्फ उन्हीं प्लांट पार्ट्स को हमने वो टॉक्सिन देना है जिसको ज़्यादा ख़तरा है, ठीक है। तो जिस तरह हम इसके अंदर देखते हैं, मैं इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने जो नॉन फ्रूटिंग पार्ट्स है अगर उसके अंदर मतलब कि अगर आ भी रहे हैं इंसेक्ट्स तो इतना वो उसको मसला नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये जो टॉक्सिन है इसको हम कब देंगे, यानी कि जो मतलब हमारा क्या कहते हैं उसको टॉक्सिन, यानी कि जिसने इंसेक्ट को मारना है, ठीक है, जब कॉब्स बन रहे होंगे, ठीक है, जब कॉब्स बन रहे होंगे, ये माइस प्लांट के अंदर हम बात कर रहे हैं, जब हम कॉब्स बन रहे होंगे, ठीक है, तो उस दौरान हम इसको देंगे ताकि उससे क्या होगा कि जो टॉक्सिन है वो मतलब ओवरऑल जो एक्सपोजर है उसका ना हो उसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से फिर वो इंसेक्ट जो है वो उसको नहीं कर सकेंगे, पूरी तरह रेजिस्टेंस नहीं कॉज कर सकेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इंसेक्ट्स का ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है तो हम सिर्फ यहीं पर टॉक्सिन देंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं देंगे जहाँ पर अगर इंसेक्ट का इतना मसला नहीं भी हो रहा है, ठीक है, तो उससे फिर वो रेजिस्टेंस नहीं कॉज कर सकेंगे। लेकिन फिर भी ये है कि इससे ये होगा कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लेकिन ये है कि बाद में जो है रेजिस्टेंस कभी ना कभी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी इतना अच्छा तरीका नहीं था। तो फिर तीसरा तरीका हम क्या करेंगे कि जीएम प्लांट्स को नॉन जीएम के साथ हम मिक्स कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने जो फील्ड है उसके अंदर जिसके अंदर हमने जीएम प्लांट्स लगाए हैं उसके अंदर साथ ही हम नॉन जीएम प्लांट्स भी लगा देंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो अब इंसेक्ट्स हैं उनको खाना तो कम से कम मिलता रहेगा ना, ठीक है। अगर ये यहाँ पर अगर हमने वहाँ पर 10 जीएम प्लांट्स लगाए हैं तो हम वहाँ पर 5 जो हैं या 2-3 जो हैं वो हम नॉन जीएम लगा देंगे, जिससे क्या इंसेक्ट को साथ साथ खाना मिल रहा है। जब उनको मिलता रहेगा साथ साथ फिर वो रेजिस्टेंस अच्छी तरह से उस तरह से कॉज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर यह है कि इस तरह से हमें ये वाला तरीका जो है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, जिससे यह है कि वो पूरी तरह से रेजिस्टेंस कॉज ही नहीं कर सकेंगे। जब उनको साथ साथ वो चीज़ मिलती भी रहेगी तो उस तरह से वो फिर उसको छोड़ नहीं सकेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा था जीन एडिशन, जिसके अंदर हमने एक ही एग्जांपल पढ़ी है जो एंडोटॉक्सिन्स की, ठीक है। एंडोटॉक्सिन्स को पहले हमने देखा, सिंपल हमने उसको देखा किस तरह से वो अफेक्ट करती हैं क्या कहते हैं इंसेक्ट्स को। फिर हमने उसको क्लोनिंग हमने किसकी महज के अंदर की। फिर उसके बाद हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट में करने की क्यों ज़रूरत होती है वो हमने देखा, और फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने करके उसका वो इसका अच्छा इसके अंदर ये भी है कि क्लोरोप्लास्ट में किस तरह से होती है वो मैंने इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा। अगर किसी को अलग से चाहिए तो वो बता सकता है, ठीक है। फिर उसके अलावा इसके अंदर हमने कह दिया कि काउंटरिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंस, कि अगर रेजिस्टेंस कॉज हो जाए तो फिर हम उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो 3 तरीके बताए, ठीक है, जिनमें से हमने खुद ही बता दिया कि पहला वो भी नहीं ठीक, दूसरा वो भी नहीं ठीक, तो तीसरा जो है वो किसी हद तक ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जीन सब्ट्रैक्शन। जीन सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, ये दूसरा तरीका है जिसके अंदर हम जीनोटाइप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम करते क्या है, अच्छा अब ये टर्म जो है हम इसके ऊपर ही नहीं जाएंगे, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि सब्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको निकाल देना, ऐसा नहीं है। हमने इसके अंदर क्या करना है, हमने इसका मतलब है कि सिर्फ हमने इनएक्टिवेट कर देना जो हमें जीन नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो ज़्यादा क्या कहते हैं स्ट्रेटजी इसमें कौन सी यूज़ होती है,
तो इसमें हम देखते हैं कि हम एंटीसेंस आरएनए को यूज़ करेंगे इसमें अंदर, ठीक है। तो वो अब हम आगे देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो जीन सब्ट्रैक्शन वाला, बहुत मज़े का है। एंटीसेंस आरएनए एंड द इंजीनियरिंग ऑफ फ्रूट रैपनिंग इन टोमेटो। अच्छा, अब टोमेटो का तो हमें पता है कि वो बहुत जल्दी पक जाता है, सही है। तो वो जब जल्दी पक जाता है तो फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा नरम हो जाता है, गल सड़ जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो अब इसके अंदर होता क्या है, इसकी ज़रूरत हमें ये सारा काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो वो अब आप गौर से सुनिए, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हमने टोमेटो की जो राइपनिंग है कि वो पके ना, उसको हमने डिले करना है किसी तरह से ताकि वो पके ना। अब जाहिर सी बात है, अगर एक प्लांट है वहाँ से अगर हमने टोमेटो उतारा है, ठीक है, कोई मतलब कोई किसान है उसने वो टोमेटो वहाँ से उतारा है, तो अब उसको पहले वो जाएगा कहाँ, पहले वो दूर कहीं गांव से आएगा किसी शहर में, वहाँ से मंडी में जाएगा, वहाँ से फिर मतलब कि काफ़ी देर बेशक पड़ा रहे, चलो ना भी काफ़ी देर पड़ा रहे, 5-6 दिन इसी काम में अगर लग जाते हैं उसको आने में, फिर आगे दुकानों पे आने में, या जो भी बाहर बेचते हैं उन तक आने में, फिर उसके बाद घरों में आएगा। तो इतनी देर में क्या होगा कि अगर वो पका हुआ टमाटर ही उतार लेंगे तो फिर तो वो यहाँ तक आते आते तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ही वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हमें क्या करना होता है कि उसकी जो राइपनिंग है, उसको जो क्या कहते हैं पकना है ना, उसको हमने डिले कर देना है किसी तरह से, ठीक है। तो वो अब हम देखते हैं कि वो हम किस तरह से करेंगे। तो ये सारी मैंने आपको बात बता दी है कि इनको, अच्छा अब इसको इसके अंदर एक ये मसला भी होता है कि अगर हम उनको, अब दिमाग में तो यही चीज़ आती है ना कि हम उनको कच्चा उतार लें, अगर हम कच्चा उतार लें तो वो खुद ही टाइम के साथ पक जाएंगे, तो फिर हम उनको ले आएँ इस तरह से, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसका ये मसला होता है कि जो अच्छा फ्लेवर होता है ना वो नहीं आता, अगर हम उसको कच्चा ही उतार लेंगे, जो बाद में उसका जो होता है ना वो फ्लेवर नहीं आता। फिर इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसका टेस्ट जब अच्छा नहीं होगा तो फिर इसलिए कंज्यूमर जो मतलब जो हम जैसे जो लोग हैं वो फिर हम लेंगे भी नहीं कि वो तो मज़े के ही नहीं है। इसलिए फिर हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग को या जीन क्लोनिंग का हमें काम करना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर हम एंटीसेंस आरएनए को हम यूज़ करके हम क्या करेंगे, पॉलीग्लाइक्टोरोनेज जीन को हम इनएक्टिव करेंगे। अच्छा, पॉलीग्लाइक्टोरोनेज जीन क्या होती है? पॉलीग्लाइक्टोरोनेज जीन क्या होती है, ये जो फ्रूट है उसकी पेरिकार्प में पड़ी होती है, ठीक है। अब ये जो सॉरी जीन नहीं होती, पॉलीग्लाइक्टोरोनिक एसिड जो है वो वहाँ पे फ्रूट की पेरिकार्प में होता है, सही है। तो अब जो पॉलीग्लाइक्टोरोनेज इंजाइम है ना, वो करता क्या है, वो जाता है पॉलीग्लाइक्टोरोनिक एसिड को तोड़ता है और उसकी वजह से फिर वो राइपनिंग होती है, सही है। तो अगर हम पॉलीग्लाइक्टोरोनेज जीन को ही इनएक्टिव कर देंगे तो फिर ये पॉलीग्लाइक्टोरोनेज इंजाइम कैसे काम करेगा, जब वो ही नहीं काम करेगा तो फिर ये एसिड ही नहीं टूटेगा, जब ये नहीं टूटेगा तो राइपनिंग ही नहीं होगी, सही है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो टोमेटो है उसके अंदर होता क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 8 हफ्ते लगते हैं शुरू से लेकर एंड तक काम होने में, फ्लावरिंग के बाद जो है उसको फ्रूट को पकने शकने में 8 हफ्ते लगते हैं, जिनके अंदर सारा कुछ आ जाता है, कलर उसका चेंज होना, फ्लेवर चेंज होना, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो अब शुरू वाली स्टेजेस में फिर जो कौन सी जीन्स जो यूज़ हो रही हैं वो स्विच ऑन हो जाएंगी, सही है। और वो क्या बनाएंगी, उनमें से एक क्या कोड करेगी, पॉलीग्लाइक्टोरोनेज एंजाइम। और पॉलीग्लाइक्टोरोनेज एंजाइम स्लोली क्या करेगा, वो पॉलीग्लाइक्टोरोनिक एसिड को तोड़ेगा, ठीक है। और उससे फिर क्या करेगा, सेल वॉल के अंदर उसको तोड़ेगा और फिर उससे क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता से सॉफ्टनिंग होती रहेगी, ठीक है। अब इस सॉफ्टनिंग की वजह से क्या होगा, फ्रूट एडिबल हो जाएगा, मतलब हम उसको खा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि मतलब कि ये सॉफ्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा इसकी वजह से, जब मतलब प्रॉपर जो है उसकी राइपनिंग हो जाती है। अब इसकी हमने पार्शियल इनएक्टिवेशन करवानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो क्या कहते हैं, हमने यहाँ पर जो एंटीसेंस आरएनए है उसको हमने किस तरह से इसके अंदर यूज़ करना होता है कि पॉलीग्लाइक्टोरोनेज जीन जो है, ठीक है। अब जब हम उसकी इनएक्टिवेशन करवा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लेवर डेवलपमेंट है और फ्रूट के ख़राब होने में उसमें एक टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये फ्लेवर डेवलपमेंट जब हो रही है उसके बाद कुछ टाइम के बाद जाके जो है वो फ्रूट ख़राब होगा। नॉर्मली तो ये होगा ना, फ्लेवर डेवलप हुआ वहाँ से फ्रूट पक गया, जब पकेगा तभी फ्लेवर डेवलप होगा, तो फिर उससे क्या होगा कि फिर वो फटाफट ख़राब हो जाएगा। तो वो जो दरमियान का टाइम है ना, वो ये इनएक्टिवेशन जो है वो बढ़ा देती है। तो इसके लिए अब होगा क्या कि एक जो नॉर्मल पॉलीग्लाइक्टोरोनेज जीन है उसका एक 5 प्राइम रीजन से हमने लेना है, एक मतलब कि उसका एक फ्रैगमेंट लिया है, 730 बेस पेयर रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लिया है, ठीक है। और ये कोडिंग सीक्वेंस का मतलब ये आधा कोडिंग सीक्वेंस ये हमें बता रहा है, ठीक है, पूरा नहीं लिया हमने। अब इसकी हमने ओरिएंटेशन जो है उसको हमने रिवर्स कर देना है, ठीक है। ये जीन है, इसका हमने आधा ये लिया है, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, अब यहाँ पर जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है प्रोमोटर, वो यहाँ पर आके लग गया, ये कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का जो है प्रोमोटर है,
सीक्वेंस के शुरू में लग गया और ये बाद में क्या बन गया, बाद में क्या लग गया, पॉलीएडाइनिलेशन एडिनाइलेशन सिग्नल यहाँ पर लग गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो बन गया ना हमारा, ये क्या है, ये एंटीसेंस पॉलीग्लाइक्यूरोनेस जीन है। सही है, ये असल में क्या करेगा, बाद में ये ट्रांसलेशन नहीं होने देगा। सही है, इसमें बाद में जाके ट्रांसलेशन नहीं होने देनी है, असल काम इसका ये है। अब ये क्या है, प्लाज्मिड के थ्रू जाएगा, ये किसके अंदर, प्लांट के अंदर जाएगा। वहाँ जाकर क्या होगा, जब ये कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस प्रोमोटर की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एंटीसेंस आरएनए बनेगा। सही है, जो फर्स्ट हाफ पॉलीग्लाइक्यूरोनेस मैसेंजर आरएनए है उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीसेंस आरएनए बनेगा। फिर क्या है कि इसकी वजह से क्या होगा फिर, अच्छा अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ना, इसकी वजह से मतलब हम इसके अंदर सिंपली ये कह सकते हैं कि हम जो राइपनिंग है, जो मतलब जो ये ट्रांसफॉर्म प्लांट्स हैं, इनके अंदर हम कहेंगे कि ये जो पॉलीग्लाइक्यूरोनेस मैसेंजर आरएनए ये कम होंगे। ठीक है, नॉर्मल प्लांट से ज़्यादा, नॉर्मल प्लांट्स की निस्बत। तो अब ये जो पॉलीग्लाइक्यूरोनेस एंजाइम है ये जो बनता है, ठीक है, तो फिर हम उसको देखेंगे कि वो कितना होता है, यानी उस हिसाब से कितना होगा। तो फिर उसके बाद देखा गया कि जो लेस एंजाइम है वो किस में बन रहा है, ट्रांसफॉर्म फ्रूट में। जाहिर सी बात है कि एंजाइम जो है ये कम बनेगा। मेन हमारा काम ही है कि हमने वो जीन को इनएक्टिव कर दिया, जीन इनएक्टिव हुई तो उसने ये एंजाइम नहीं बनाया। तो फिर अब क्या है, जो ट्रांसफॉर्म फ्रूट्स हैं उसके अंदर ये एंजाइम जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से फिर वो क्या है कि वो राइपनिंग नहीं करवाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें क्या है कि जो ट्रांसफॉर्म जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग होती है, ऐसा ऐसा उनके अंदर सॉफ्टनिंग होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या, इनको मतलब हम आराम से स्टोर कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए हम उनको स्टोर कर सकते हैं। सही है, अच्छा उसके बाद क्या है कि अच्छा इसके अंदर जो एंटीसेंस आरएनए ये कम्प्लीटली इनएक्टिव नहीं होता। ठीक है, ये सॉरी जो एंटीसेंस आरएनए है ये पॉलीग्लाइक्यूरोनेस जीन को कम्प्लीटली इनएक्टिवेट नहीं करता है। ठीक है, और मतलब ये क्या करते हैं, सिर्फ इसने राइपनिंग प्रोसेस को थोड़ा सा डिले किया है, जितने टाइम के लिए हमें चाहिए उसके लिए उसने डिले कर दिया। और ये जो इस तरह के जो जीएम टमाटोज़ हैं इनको ट्रेड नेम क्या दिया गया, फ्लेवर सेवर। ठीक है, तो ये पहले थे जेनेटिक इंजीनियर प्लांट्स से। ठीक है, और जिनको सेल के लिए अप्रूव किया गया और सुपरमार्केट्स में 1994 में आए थे। ये एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकता है कि पहले कौन से प्लांट से जो आए थे, तो वो जीएम टोमेटोज़ थे। ठीक है, तो इसको अब अगर हम सिंपल करके देखें ना, इस वाले पॉइंट को सिंपली, इसके अंदर क्या है कि जो पॉलीग्लाइक्यूरोनेस जीन है ना उससे इनएक्टिव हो जाना है। ठीक है, जब वो इनएक्टिव होगी तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, वो ही नहीं बनेगा, तो फिर क्या है कि ये एसिड का ब्रेक डाउन नहीं होगा और उसकी वजह से फिर जो है राइपनिंग नहीं होगी। ठीक है, और इस तरह से फिर हम वो उसको फ्रूट को बचा लेंगे राइपनिंग होने से। अच्छा ये ग्राफ मैंने बताना मैं भूल गई थी कि हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे क्या कहते हैं फ्लावरिंग के बाद जो है ये जो जीन एक्सप्रेशन है, इसका ये जो जीन एक्सप्रेशन है मतलब कि ये बनाना और ये तोड़ना है सब कुछ, ये टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। असल में हमें इसको कम करना होता है। ठीक है, जब इनएक्टिव करेंगे तो फिर ये नहीं होगा। तो ये सारा ये पॉइंट था। अब सेकंड इसके अंदर आ जाता है कि हम एंटीसेंस आरएनए को यूज़ करके हम इथाइलिन सिंथेसिस को रोक दें। एक तो वो पॉलीग्लाइक्यूरोनेस वाला देख लिया, क्योंकि पॉलीग्लाइक्यूरोनेस भी राइपनिंग के अंदर उसका काफ़ी काम था। अब जो इथाइलिन है वैसे तो एक गैस है, लेकिन ये प्लांट्स के अंदर क्या है, ये एक हार्मोन होता है। सही है, प्लांट्स के अंदर इसने क्या करना होता है, प्लांट्स के अंदर इसने क्या करना है कि इसने फ्रूट को राइप करवाना है। तो अगर हमने फ्रूट की राइपनिंग को अगर हमने करना है, रोकना है, तो हम ऐसा करेंगे कि हम ऐसे प्लांट्स बनाएंगे जो कि इथाइलिन की सिंथेसिस ना होने दें। ठीक है, तो फिर अब हमने क्या करना है, तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट 6 वीक के अंदर हमने देखा कि फिर वो राइपनिंग प्रोसेस अपना पूरा नहीं कर सके जो इस तरह के प्लांट्स थे। तो जो है अब ये जो अनराइप्ड फ्रूट्स हैं उनको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जहाँ भेजना है भेज के आराम से। और फिर उसके बाद क्या है, मतलब उनको कोई ख़तरा नहीं है कि वो स्पॉइल हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और उसके बाद जब उनको कंज्यूमर को देना है, जब उनको आगे बेचना है, तो तब क्या है उसके ऊपर आर्टिफिशियल हम स्प्रे करवा देते हैं इथाइलिन का। ठीक है, तो फिर वो पक जाते हैं और फिर हम उसको दे सकते हैं। तो ये इसके अंदर सिंपल सी एक चीज़ है। यहाँ तक करना चाहिए, यहाँ तक कर लें, थोड़ी सी आगे इसमें डिटेल करनी है तो डिटेल कर सकते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो जो इथाइलिन सिंथेसिस है ना, इसका मेन जो स्टेप है वो ये होता है कि एस एडिनोसाइल मिथियोनिन का जो कन्वर्जन है वो इसमें हो जाता है 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम छोटा करके एसीसी पढ़ लेते हैं। तो ये कन्वर्जन जो है ये इथाइलिन सिंथेसिस के अंदर जो है मेन स्टेप है। ठीक है, और ये कन्वर्जन किसके थ्रू होती है, एक एंजाइम के थ्रू होती है जिसको हम कहते हैं एसीसी सिंथेज। अब ये जो एसीसी सिंथेज है, अगर हम इसको इनएक्टिव करवा दें, पहले भी हमने एक एंजाइम को इनएक्टिव करवाया था, बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे भी हम इस एंजाइम को अगर इनएक्टिव करवा दें तो ये कन्वर्जन ही नहीं होगी। जब ये कन्वर्जन ही नहीं होगी तो इथाइलिन की सिंथेसिस ही नहीं होगी। ठीक है,
तो फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी इनएक्टिवेशन भी सेम टू सेम पहले वाले तरीके से करवाएंगे। हमने इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर जो जीन है हमने उसको जो ACC सिंथेज की जीन है हमने उसको उसी तरह से क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर उसको हमने इंसर्ट करवा देना है उसमें, ठीक है। उसकी हमने ओरिएंटेशन को रिवर्स कर देना, फिर उसके बाद आगे हमने उसको भेज देना है, ठीक है, प्लांट के अंदर, ठीक है, ताकि वो जो है उसका जो एंटीसेंस वेरिएंट बनाए ACC सिंथेज मैसेंजर RNA का। अच्छा उसके बाद अच्छा ये सेम वही वाला काम करेगा जिस तरह वो पॉलीग्लाइकोलाइसिस में हुआ था, उसी तरह फिर जाके वहाँ पर वो उसको नहीं बनने देगा, ACC सिंथेज को नहीं बनने देगा, ठीक है, और उसके बाद फिर ये कन्वर्जन ही नहीं होगी, सिंपल। अच्छा उसके बाद क्या देखा गया कि रीजनरेशन के बाद देखा गया जो इंजीनियर प्लांट्स हैं उनके अंदर सिर्फ 2% एथाइलिन बना था, नॉन इंजीनियर्ड की निस्बत। नॉन इंजीनियर के अंदर था लेकिन उसका जो सिर्फ 2% है वो इंजीनियर वाले में बना था। तो इतनी जो रिडक्शन है, इतना कम इतनी कमी जो आई है इथाइलिन के सिंथेसिस में, ये बहुत क्या कहते हैं काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है, कि हम उसको उसकी राइपनिंग को ना होने दें। तो सिंपल सा ये था हमारा जीन सब्ट्रैक्शन। जीन सब्ट्रैक्शन के अंदर जो दोनों पॉइंट्स हैं वो सेम है, दोनों में हमने राइपनिंग की बात की, टोमेटो की राइपनिंग की बात की। पहले के अंदर हमने क्या किया, पहले के अंदर हमने ये ज़्यादा पीछे चला गया, पॉलीग्लाइकोलाइसिस एंजाइम को हमने उसको हमने इनएक्टिव करवाया था, सही है, जीन को इनएक्टिव करवाया था जिससे ये एंजाइम नहीं बना था और वो फिर राइपनिंग नहीं होने देगा। सेकंड में हमने जो इथाइलिन को बना रहा था ACC सिंथेज, उस एंजाइम को हमने इनएक्टिव करवा दिया ताकि वो उसकी ना करवा सके, ठीक है। एक बार हम एक दफ़ा बस पॉइंट्स के नाम देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर, कि सबसे पहला था जीन एडिशन। जीन एडिशन के अंदर क्या था, पहले हमने बताया कि किस तरह से वो इंसेक्ट को किल करता है, ख़राब करता है, मतलब कि मार देता है, सही है, उसकी गट में जाके किस तरह से वो एक्टिव होता है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि उसकी फिर हमने क्लोनिंग करवा के देखी CRY1AB की, सही है, और फिर उसमें हमने बताया कि पहले हम आर्टिफिशियल जीन बनाएंगे फिर हम उसकी क्लोनिंग करवाएंगे। फिर नेक्स्ट उसका हमने रिजल्ट भी देख लिया था कि उसकी वजह से जो टनल है वो भी छोटी बन रही थी और दूसरी चीज़ ये कि जो डैमेज है वो भी कम आ रहा था। फिर हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट में हम करवा के देख लेते हैं कि ये ना हो कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट में ना करवाएं तो वो वहाँ से एस्केप हो जाए जो जीन है। हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो करके देख लेते हैं ऐसा, ठीक है। और फिर हमने उसका जो है हमने रिज़ल्ट देख लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर रेजिस्टेंस कॉज हो जाती है उसको फिर हमने किस तरह से प्रिवेंट करना है। तो ये 2-3 तरीके थे जिनमें से हमने खुद ही कह दिया कि ये वाला ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, और फिर ये आखिरी वाला हमने कहा था कि GM और नॉन GM दोनों को हम ग्रो करवा लेंगे। फिर जीन सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने एंटीसेंस RNA बनाए थे, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या कहा था, पहले हमने किसको इनएक्टिव करवाया, पॉलीग्लाइकोलाइसिस जीन को। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है कि हम इथाइलिन सिंथेसिस को ना होने दें। हमने क्या करना है, इथाइलिन सिंथेज जो है ACC सिंथेज है उसको हमने इनएक्टिव करवा दिया, ठीक है। तो ये था तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक लेकिन इंटरेस्टिंग है, मज़े का है। तो इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो जीन क्लोनिंग से रिलेटेड और जो वीडियोस हैं वो भी प्लेलिस्ट में देख लें, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें और मुझे कमेंट में भी बताएं कि आपको वो वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।